मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 6 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 में आपका जो चैप्टर है जो इस बार बीकॉम सेमेस्टर 6 में ऐड हुआ है, जो पहले बीकॉम सेम 5 में था, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग आपका 4th यूनिट है। मार्जिनल कॉस्टिंग गुजराती के अंदर नाम है सीमांत पड़तर पद्धति। सीमांत पड़तर पद्धति आपका 4th यूनिट है जो इस साल ही एंटर हुआ है। सीमांत पड़तर पद्धति के साथ में आपका मतलब सीमांत पड़तर पद्धति के साथ में ही ये वाला जो यूनिट है, मीनिंग ऑफ द टर्म रिलेटिंग टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और आपके केस में गुजराती में विच इज निर्णय घड़तरनी प्रक्रियाने लगता पदों अर्थ। ओके, ये दोनों यूनिट आपके बुक में अलग अलग चैप्टर की तरह दिया हुआ है, यानी सीमांत पड़तर पद्धति अलग से और निर्णय घड़तर अलग से। ओके, सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको सीमांत पड़तर पद्धति के सम्स करने हैं और साथ में डिसीजन मेकिंग की थ्योरी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 25 मार्क्स कंबाइनली है। 25 मार्क्स में वो साथ में ही पूछा हुआ है। तो 25 मार्क्स में मार्जिनल कॉस्टिंग के सम्स, शॉर्ट सम्स, थ्योरी और साथ में डिसीजन मेकिंग की थ्योरी। सीमांत पड़तर पद्धति का जो सम है, छोटे छोटे सम्स हैं, वो आएंगे, उसकी थ्योरी और साथ में निर्णय घड़तर की थ्योरी। निर्णय घड़तर में कोई सम्स आएंगे नहीं, यानी डिसीजन मेकिंग में कोई सम नहीं है। तो आज मैं आपको जो डिसीजन मेकिंग आपका चैप्टर है उसकी इम्पॉर्टेंट और उसकी थ्योरी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये चैप्टर आसान है, और अगर आप सीमांत पड़तर पद्धति यानी मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो उसके साथ अगर आप ये कर लेते हो तो आपके मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि जो सीमांत पड़तर मार्जिनल कॉस्टिंग के सम्स भी बहुत आसान है। मैंने उसके इंग्लिश और गुजराती दोनों में वीडियो बनाए हैं, और जो नहीं बने हैं वो बाकी के अब मैं धीरे धीरे देना शुरू करूँगी। तो आप चैनल पे रहिए, साथ में रहिए, तो मेरे वीडियो अब बीकॉम सेमेस्टर 6 के इंग्लिश गुजराती बोथ मीडियम आते रहेंगे। तो आज आपको डिसीजन मेकिंग की थ्योरी यानी निर्णय घड़तर की थ्योरी में दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश और गुजराती में दूंगी, इंपॉर्टेंट दोनों में दूंगी। और जब मैं एक्सप्लेन करूंगी वो हिंदी में होगा, तो मोस्टली तो दोनों हिंदी वो लैंग्वेज है जो बच्चों को हिंदी, गुजराती, इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चों को समझ में आती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। आप जैसे ही बीकॉम छोड़ के मास्टर्स में जाएंगे ना, तभी भी ये चैप्टर रिपीट होगा। यस, ये चैप्टर और मार्जिनल कॉस्टिंग, कैपिटल बजटिंग, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आप पढ़ते हैं बीकॉम, एमकॉम, मास्टर्स का कोई भी कोर्स। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है रिलेवेंट कॉस्ट। पहले मैं मीनिंग समझा देती हूँ सारे के, और फिर आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, क्वेश्चंस होंगे। दूसरी चीज़, अगर आप इसे थ्योरी समझ के ऑप्शन में निकालना चाहते हैं तो भी आपको एमसीक्यू के लिए तो ये लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू तो इसमें से आएंगे ही आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? तो रिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके डिसीजन से अफेक्ट होती है, यानी कि रिलेवेंट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट विच इज अफेक्टेड बाय अ डिसीजन। आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो डिसीजन लेने से आपकी जिस कॉस्ट पे फर्क पड़ता है उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? रिलेवेंट कॉस्ट करते हैं। और उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट, आपके डिसीजन लेने से आपकी कॉस्ट को अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इररिलेवेंट कॉस्ट। मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ। आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल हो, लेकिन मैं यहाँ मेरी तरफ से आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज़ आपको फॉरेन ऑर्डर मिला है, आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है इंडिया में, बट आपको एक फॉरेन ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन उस फॉरेन ऑर्डर की कंडीशन ये है कि सारे जो प्रोडक्ट्स आप उन्हें देंगे वो हैंडमेड होने चाहिए, यानी मशीन्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं तो किस कॉस्ट को फ़र्क पड़ेगा? तो लेबर्स को फ़र्क पड़ेगा, आपकी जो लेबर कॉस्ट है उसे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको हैंडमेड प्रोडक्ट्स ही चाहिए। मशीन जो है उसको कोई इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी कि मशीन रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होती है, वेदर इट इज़ डेप्रिसिएशन, वेदर इट इज़ मेंटेनेंस, रिपेयर्स, मशीन चलाने के लिए आपको अगर स्पेशल स्किल सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इन सब को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन योर लेबर्स ओनली अफेक्टेड। सो लेबर कॉस्ट जो है वो रिलेवेंट कॉस्ट हुई, और मशीन रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट हुई वो इररिलेवेंट कॉस्ट हुई। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया, और उसके साथ ही मैंने आपको इररिलेवेंट कॉस्ट भी समझा दिया। गुजराती में रिलेवेंट कॉस्ट को कहते हैं संबंधित पड़तर, यानी जिसका आपके डिसीजन से संबंध होता है, रिलेशन होता है, और दूसरा नाम है असंबंधित पड़तर। अब नीचे ना आपको इस तरह से पॉइंट्स दिया है, देखो, ए आई दिस इज 1,
दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। આપણે यहाँ पर गुजराती में भी 1 2 3 दिया हुआ। ये सिर्फ पॉइंट नहीं है, इट इज़ एक्चुअली योर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट एंड રાઇટ ડાઉન ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ રિલેવન્ટ કોસ્ટ, यानी कि संबंधित પડતર એટલે શું તેના લક્ષણો ચર્ચો અથવા જણાવો। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके लक्षण ही हैं रिलेवेंट कॉस्ट के इनडायरेक्टली। तो पहला वाला है रिलेवेंट कॉस्ट आर फ्यूचर कॉस्ट, यानी कि जितनी भी रिलेवेंट कॉस्ट है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, ये उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। और सीधी सी बात है, डिसीजन हमेशा फ्यूचर के लिए लेना होता है, पास के लिए हम डिसीजन लेके भी क्या उखाड़ लेने वाले हैं। तो हमेशा याद रखिए कि इफ़ यू वांट टू टेक अ डिसीजन दैट इज़ डेफिनेटली फॉर द फ्यूचर, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक केयर वेरी मच, गिविंग एन अटेंशन और फोकस करना पड़ता है टू टेक अ डिसीजन। तो जितना भी फ्यूचर रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो रिलेवेंट कॉस्ट ही है। रिलेवेंट कॉस्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, यानी अलग अलग जो आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसे गुजराती में कहते हैं विकल्प, उसके लिए वो अलग अलग होती है। मैंने अभी बताया ना आपको कि आपको हैंडमेड का ऑर्डर मिला, अगर आपका फॉरेन ऑर्डर सिर्फ मशीन से रिलेटेड है तो फिर आपका चेंज हो जाएगा, जो रिलेवेंट थी वो इरिलेवेंट हो जाएगी। तीसरा है ऑल रिलेवेंट कॉस्ट आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम बुक्स। सही है, हर चीज़ बुक्स में नहीं होती। आपका एम्प्लॉय आपके लिए कितना लॉयल है दैट कैन नॉट बी राइट डाउन इन नंबर्स। आप उसे नंबर्स में नहीं लिख सकते कि इतने लाख या इतने करोड़ रुपीज़ का लॉयल्टी वो दिखाता है। सो एवरीथिंग कैन नॉट बी अवेलेबल इन द बुक्स। ओके, उसके बाद है रिलेवेंट कॉस्ट आर कैश फ्लो। जो कैश से रिलेटेड है वही रिलेवेंट कॉस्ट है। अगर वो कैश से रिलेटेड नहीं है तो डिसीजन से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। देन वेरिएबल कॉस्ट मे बी इररिलेवेंट। यस, मोस्टली इन द केस वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, जो चेंज होती जाती है, वो मोस्टली इररिलेवेंट है, लेकिन ये कंपल्सन नहीं है, फिक्स नहीं है। ओके, तो ये हो गई आपकी संबंधित पड़तर और उसके लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट। उसके बाद आपका जो दूसरा आता है दैट इज़ इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ये ठीक है, अगर आप समझ लें मुझसे तो ठीक है, बाकी इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। गुजराती में बोलते हैं वधारानी पड़तर। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है कि आपकी यूनिट्स बढ़ने से आपके 2 यूनिट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज आता है दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। लेकिन वो चेंज हमेशा बढ़ने वाला है, इंक्रीमेंटल है, घटने वाला नहीं। घटने वाले कॉस्ट को बोलते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ओके, फिर उसके बाद आता है संक कॉस्ट। या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जो संक कॉस्ट है दिस वन, जिसको गुजराती में कहते हैं डूबी गईली पड़तर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको बताऊं, या यस इट्स डूबेली पड़तर। सो संक कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज ए डूबेली पड़तर। आप दोनों ही देख पा रहे होंगे। यस, तो संक कॉस्ट का मतलब मैं आपको समझाती हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर फ्यूचर में कभी आप किसी टीचिंग प्रोफेशन में या कहीं और अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और वो जानना चाहता है कि आपका कॉस्ट रिलेटेड नॉलेज कितना है, तो आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संक कॉस्ट। चलिए वो जान दीजिए। अभी हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें अगर आपको 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव या फिर आपको MCQ पूछें तो यहाँ पर संक कॉस्ट को बिल्कुल डाल सकते हैं। चलिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संक कॉस्ट? जो कॉस्ट पास्ट में इनकर्ड हुई है और जो रिकवरेबल है अभी की सिचुएशन में, दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। एंड संक कॉस्ट का दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट। MCQ ये भी बन सकता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ संक कॉस्ट? 4 ऑप्शन में कुछ भी दे, बट द राइट आंसर इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, आपके थ्योरी भी हो रहा है, आपका MCQ के भी उसमें पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। गुजराती में डुबेली पड़तर मतलब जो पास्ट में जो खर्चा हो गया है उसको आप अभी वसूल नहीं सकते, यानी उसको रिकवर नहीं कर सकते। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अहमदाबाद में देखिए अभी मार्च में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम अगर एज अ प्रोडक्शन सेक्टर में और हमने ये सोचा है कि भाई मार्च में तो इतनी गर्मी नहीं होती अहमदाबाद में गर्मी शुरू होती है मिड अप्रैल से। तो अभी हम मार्च में अच्छी खासा जो सेल है कॉटन के अलावा मटेरियल जिसमें यूज़ होता है पॉलिस्टर, सिल्क, उसका सेल अभी करते हैं और थोड़ा रॉ मटेरियल और भी खरीद के रख लेते हैं, बिकॉज अभी स्टिल 1.5 मंथ। आपने सिल्क का मटेरियल खरीदा, गोडाउन भरा, और ये तो उल्टा हो गया। यहाँ तो गर्मी 40 डिग्रीज मार्च में शुरू हो गई। पीपल आर एक्चुअली चूजिंग कॉटन, कॉटन ही खरीद रहे हैं, कॉटन ही मांग रहे हैं, कॉटन ही पहन रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो रॉ मटेरियल सिल्क का आपने भरा है वो हाल की तारीख में इन दिस सिचुएशन इट इज़ अ कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट एंड नाउ इट्स नॉट रिकवर। वो पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा? जब तक आपके विंटर नहीं आते। सिल्क ऐसी चीज़ है, आप विंटर में ही कंफर्टेबल है, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर तब तक आपकी वो कॉस्ट कहा जाएगी संक कॉस्ट। दूसरी चीज़, अगर सिल्क ऐसी चीज़, अगर ओरिजिनल सिल्क है तो उसको ज़्यादा देर तक तुम मतलब उस क्वालिटी की नहीं रख सकते,
जब आप उसे स्टोर करके रखते हैं, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि अब वो इतना अच्छा क्वालिटेटिव ना भी रहे। ओके, देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल यू कैन गिव इन संक कॉस्ट। खास करके उनमें संक कॉस्ट आता है जिसमें चीज़ें पेरिशेबल होती है, यानी जल्दी ख़त्म हो जाने वाली, या फिर जैसे स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, जो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये सब चीज़ों में संक कॉस्ट ज़्यादा आती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि मटेरियल को आप सेकेंड हैंड में बेच दें, तो उसमें जो पैसा मिले वो, अदरवाइज इट इज़ कंसिडर्ड एज ए संक कॉस्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, गुजराती में जिसे कहते हैं वैकल्पिक पड़तर, ये रहा। दिस इज वैकल्पिक पड़तर एंड दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन आपको लर्न करना है और करना है। कहाँ से शुरू होता है इसका डेफिनेशन? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट इन मैनेजरल स्ट्रीम। हाँ, यहाँ से सेकेंड लाइन से आपको उसका डेफिनेशन स्टार्ट होता है। व्हेन अ मैनेजर इज कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्ट वन, he has thus foregone the income from the second alternative. Thus the income foregone from second alternative is the opportunity cost of the first alternative which is selected. इतनी स्पीड में पढ़ गए ना, आप में से बोलेंगे मैम को समझ में नहीं आया। ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ अपनी ही सिंपल लैंग्वेज में। गुजराती में बोलते हैं वैकल्पिक पड़तर। अब जो मैं समझा रही हूँ वो हिंदी में हो ताकि दोनों को समझ में आए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप बीकॉम क्लियर कर चुके हैं, आपको आगे एमकॉम करना नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स बट आई डोंट वांट टू स्टडी मोर। तो वो आपको दो ऑप्शन देते हैं कि अदर यू डू अ बिजनेस और यू स्टार्ट अ जॉब। आपको उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। अगर आपने बिजनेस सिलेक्ट किया है तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, यानी जॉब का डिसीजन जो लिया है उसे छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हुआ दो ऑल्टरनेटिव्स हुआ, बिजनेस एंड जॉब। आपने एक चूज़ किया बिजनेस, तो आपने छोड़ा क्या? जॉब। तो बिजनेस इज़ द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव एंड जॉब इज़ द सेकेंड ऑल्टरनेटिव। आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्या फेस करना पड़ता है? अच्छी और बुरी दोनों बातें सोचिए। पॉजिटिव, देन व्हेन देयर इज़ अ रिस्क देयर इज़ अ रिटर्न। ये तो अब आपको रट्टा हो गया होगा इस चीज़ का। तो प्रॉफिट मिलेगा तो खूब सारा मिलेगा। बिजनेस में कोई टाइम का वो नहीं होता है। यू आर नॉट सपोज टू ओबे द ऑर्डर्स, आपको किसी की ऑर्डर्स नहीं सुनने हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे। नुकसान क्या है? देर इज़ नॉट अ फिक्स इनकम। एक फिक्स इनकम नहीं होती है। यू कांट बी हैव अ दैट कि भाई होली की छुट्टी है घर पे बैठो, या दिवाली के 15 दिन घर पे बैठो, या गर्मी के 2। नो, इट्स योर बिजनेस, यू हैव टू डू इट। उसमें कोई दिन रात और छुट्टी नहीं होती। ओके, ये चीज़ होती है, ये नुकसान है। यानी कि अगर आप बिजनेस चूज करते हैं तो सामने आप जॉब के क्या फ़ायदे छोड़ रहे हैं? फिक्स इनकम, नो प्रेशर्स लाइक बिजनेस, यू हैव योर ओन डेज, वीक ऑफ या छुट्टियाँ जो भी वो हम बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। ये सारे बेनिफिट जो आपने सेकेंड ऑल्टरनेटिव के छोड़े, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरे ऑप्शन जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया है उसे छोड़ना मतलब उसके फ़ायदे छोड़ना, और वो जो फ़ायदे हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वैकल्पिक पड़तर, बिजनेसमैन हमेशा हमेशा वैकल्पिक पड़तर ध्यान में लेता है। ऐसा होता ही नहीं है कि उसने जो फर्स्ट सिलेक्ट किया उसी के बारे में सोचता है। नो नो नो, बिजनेसमैन वांट्स टू अर्न प्रॉफिट not only for his or her decision to select one alternative, but also to earn compensation from the second alternative that he has to forgone। सेकेंड ऑल्टरनेटिव का जो कंपनजेशन है वो भी उसको रिकवर करना है। समझ में आया बच्चों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? आपकी बुक में अच्छा खासा पैराग्राफ है, ये भी आप पढ़ लेना। जो मैंने आपको बताया वो भी आप समझ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ये जो पीछे दिया ना 1 2 3, यहाँ पर भी दिया होगा गुजराती मीडियम में। तो ये आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी वैकल्पिक पड़तर की लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस है और ये एडवांटेजेस हैं। बुक में है, गुजराती मीडियम में भी है। यह लिमिटेशन यहाँ से शुरू होती है। ओके, कोई इतनी खास लिमिटेशन नहीं है। जो भी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के फ़ायदे हैं। बहुत ही सक्सेसफुल कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर अ बिजनेस। आप मास्टर्स में जाएंगे तो आपको इसके सम्स करने पड़ेंगे। अभी आपको सम्स नहीं करने हैं इस चैप्टर में से। यू हैव टू जस्ट लर्न थ्योरी एंड द कंसेप्ट फॉर द एमसीक्यू एंड फॉर द क्वेश्चन पेपर। चलिए आगे का जो हम बात करते हैं विच इज़ नॉशनल कॉस्ट, जिसे गुजराती में कहते हैं काल्पनिक पड़तर। काल्पनिक पड़तर मतलब जो सिर्फ कल्पनाओं में सोची हुई है। आप बोलोगे मैम ऐसी काल्पनिक पड़तर का करना क्या है? नो नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता नहीं है कि जो अकाउंट के कंसेप्ट है उसमें से एक कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। वो उसका मतलब ये होता है कि आपको जितना है उतना कंजर्वेटिव सोचना है कि नहीं नहीं, मेरे को अभी ये लॉस भी रिकवर करना है, ये कॉस्ट को भी ध्यान में लेना है। छोटी छोटी चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये ज़रूरी है टू गेट अ
लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, टू गेट सर्वाइवल, टू हैव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और बहुत सारे फायदे हैं इस चीज़ के। तो उसी में एक आता है नॉशनल कॉस्ट। अगेन आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। सपोज आपने क्लासेस शुरू करने का सोचा, या फिर आपने सोचा कि मैं अपना एक छोटा सा पर्सनल ग्रुप स्टार्ट करता हूँ ट्यूशन का, या करती हूँ, पर मुझे जॉब नहीं करनी है। तो आपको चाहिए जगह, प्रीमाइसिस। अब नया नया तो प्रीमाइसिस कहाँ से लेकर आएंगे? तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि चलो भाई सेकंड फ्लोर खाली पड़ा है, यू कैन यूज़ दैट, और आप यू आर फाइन विद दैट। आपने सेकंड फ्लोर स्टार्ट किया अपने घर का, एंड आपका क्लास अच्छा खासा चल निकला। आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ, आर यू गोइंग टू पे योर पेरेंट्स? आप अपने पापा मम्मी को भाड़ा देंगे, या फिर उसकी उसकी कुछ अमाउंट देंगे? नहीं देंगे। आप ये सोच के ही चलते ये तो मेरा ही है। बट इन कॉस्ट अकाउंटेंसी इट इज़ कॉल्ड इम्प्यूटेड या नॉशनल कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटेंसी में एज अ हेड ऑफ नॉशनल कॉस्ट की हेडिंग के नीचे आपको रेंट ऑफ द प्रीमाइसिस या फिर रेंट ऑफ द दैट पर्टिकुलर प्लेस आपको वो लिखना पड़ता है। ये एज्यूम करके चला जाता है, ये एज्यूम करा जाता है कि अगर ये पर्टिकुलर प्रीमाइसिस रेंट पे ली होती तो इतना खर्चा होता है, एंड दैट इज कॉल्ड नॉशनल कॉस्ट। ओके, अच्छा पॉइंट है। ओके, उसके बाद छोटी छोटी और भी है, पर वो सब हम जाने देते हैं। इसको लर्न कर लेते हैं हम। अच्छा, मैं आपको जब सब समझा ही रही तो फटाफट समझा देती हूँ। एक है अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल का मतलब होता है निर्वाय, और अनअवॉइडेबल का होता है अनिवार्य। अनअवॉइडेबल मतलब जिसके बिना आपका चलेगा नहीं, वो तो चाहिए ही चाहिए। मतलब कि अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पर है तो रेंट ऑफ द फैक्ट्री इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। निकाल फेंकेगा वो बाहर, आपका धंधा ही नहीं होगा। फिर आप चाहे कितनी अच्छी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ब्ला 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 करें, बट द रेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीमाइसिस यू हैव टू पे, दैट इज कॉल्ड अनअवॉइडेबल। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, जिसका गुजराती में नाम है स्वैच्छिक पड़तर। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का मतलब होता है कि हम कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है कमिटेड कॉस्ट और दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। गुजराती में कमिटेड का मतलब होता है नियत पड़तर, और स्वैच्छिक पड़तर यानी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। ये डिस्क्रिशनरी कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसे आप चाहें ना तो थोड़ा कम कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं एक्चुअली। पार्ले जी के लिए डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है एडवर्टाइजमेंट, ये बेस्ट एग्जांपल है। फॉर पार्ले जी एडवर्टाइजमेंट कैन बी अवॉइडेबल, मतलब अब नहीं करोगे ना तो चलेगा, पर उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हर जगह ऐसा नहीं होता है। पार्ले जी क्यों एडवर्टाइजमेंट नहीं करती? बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अ वेरी सेटल प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ योर कस्टमर्स। मार्केट में सेटल होने की बात नहीं कर रही हूँ, कस्टमर्स के दिमाग में अपनी पोजीशन बना चुका है, एंड दैट्स वाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट का गुजराती में नाम है सामान्य पड़तर। दिस इज अ वेरी कॉमन, यस, जैसे कि ओवरहेड्स, परोक्ष खर्चा जरूरी है ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेसेबल कॉस्ट। ट्रेसेबल का गुजराती में नाम है ओळखी शकाय एवी पड़तर। ट्रेस कर सको जिसे, प्रत्यक्ष माल सामान मतलब मटेरियल, मजूरी, प्रत्यक्ष माल सामान, लेबर, ये सारे ट्रेसेबल कॉस्ट। सीधी सी बात है, पहचानेंगे ये हम इसे बरसों से लिख रहे हैं। जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट का गुजराती में नाम है संयुक्त पड़तर। संयुक्त पड़तर मतलब मिक्स, आपके साथ में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उनकी कॉस्ट को जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। देन यू हैव अ स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट का नाम है क्रमिक पड़तर, 1 by 1। मेन कॉस्ट के साथ साथ छोटी छोटी और भी कॉस्ट खड़ी हो जाती है, और हम बोलते ही हैं कि धंधा करने बैठे हैं तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे तो होते ही रहने वाले। दैट इज कॉल्ड स्टेप कॉस्ट, अ वेरी सिंपल मीनिंग। उसके बाद आता है कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड ये कर लेना, अंकुश पात्र पड़तर और बिन अंकुश पात्र पड़तर, जिससे आप कंट्रोल कर पाए। डेफिनेशन ये रही, यहाँ से स्टार्ट करना डेफिनेशन। Cost which can be influenced by the action of a specified executive of an undertaking are known as controllable cost, and costs which cannot be influenced by the action of a specified member of an undertaking are known as uncontrollable cost. गुजराती में भी डेफिनेशन बता दो, then I will explain you. સાહસના કોઈ ચોક્કસ સભ્ય દ્વારા જે પડતર અંકુશિત થઈ શકે તે અંકુશપાત્ર પડતર છે, અને બિન અંકુશપાત્ર પડતર એટલે એવી પડતર જે સાહસના કોઈ નિર્દિષ્ટ સભ્ય દ્વારા अंकुशित થઈ શકે नहीं। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, मैनेजर जिस डिपार्टमेंट में डिसीजन ले सकता है, आप जानते हैं हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, प्रोडक्शन का होता है, सेल्स का होता है, मार्केटिंग। तो सपोज वी आर गिविंग एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर।
तो मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की डिसीजन लेगा। तो पर्टिकुलर फॉर दिस डिपार्टमेंट अगर मैनेजर कंट्रोल कर सकता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलेबल, और नहीं कर सकता है दैट इज अनकंट्रोलेबल है, एज सिंपल एज दैट, है ना। एंड यस दैट्स इट। ये मैंने समझाया, सारे इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट कौन है? तो सबसे पहले जो आपको करनी है दैट इज़ योर फर्स्ट कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, यानी कि संबंधित पड़तर। होल्ड ऑन, ये रही, इसको करना है आपको रिलेवेंट कॉस्ट। उसमें नीचे जो पॉइंट मैंने आपको एक एक एक्सप्लेन किए यहाँ तक, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं गुजराती में, संबंधित पड़तर, और उसी तरह उसके नीचे के पॉइंट्स। उसके बाद आपको जो करना है दैट इज़ इंक्रीमेंटल कॉस्ट, बढ़ती हुई कॉस्ट, उसका भी डेफिनेशन है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट गुजराती में इम्पॉर्टेंट में आएगा વધતી જતી પડતર, ઓકે, વધારાની પડતર. દેન યોર સંક કોસ્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ગુજરાતીમાં ડૂબેલી પડતર. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी आपको गुजराती में वैकल्पिक पड़तर करनी है। उसके बाद बस एक खाली कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल पढ़ लेना, बस ख़त्म। यानी कि जिसको आप रोक सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, और जिसको नहीं कर सकते, अंकुश पात्र पड़तर और बिन अंकुश पात्र पड़तर, दैट्स इट। तो मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी में कितनी बार में क्या क्या पूछा है। सी 2021 का पेपर में हर सब्जेक्ट, सॉरी नॉट हर सब्जेक्ट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू आस्क मी, मैं दोनों अकाउंट्स और एफएम का यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व कराऊंगी। 2021 में देखो, रिलेवेंट कॉस्ट, नेशनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट पूछा हुआ है। 18 और 19 में रिलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्टेप कॉस्ट। 15, 16, 17 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये अगर आपको पढ़ना है तो ब्रेक इवन पॉइंट का वीडियो मेरा एमकॉम का है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस समझाया हुआ है। देन 13 और 14 में सेम ही रिलेवेंट संग, नेशनल, इंक्रीमेंटल, अवॉइडेबल संग कॉस्ट, राइट। तो ये जो मेन है यही है, आगे भी पूछा ही है। देखो 12th में भी पूछा, 11 में, 2011 से 21 तक का उन्होंने शेड पूरा दे दिया है कि मतलब इन शॉर्ट हर बार पूछते हैं, वेदर इट इज़ अ क्वेश्चन पेपर ऑफ 50 मार्क्स और 70 मार्क्स, जो भी हो ये वहाँ होगा। बहुत आसान है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप खुद समझ जाएंगे थोड़ी देर में ही अगर एक बार पढ़ ले तो, और आपके मार्क्स आ जाएंगे आराम से। देखो 21, 18, 19, 15, 16, 17, 13, 12 एंड 11 हर बार ये पूछते हैं। ये चैप्टर इसलिए करना है क्योंकि इसके साथ इसमें सिर्फ थियोरी आएगी, और इसके साथ जो सीमांत पड़तर यानी मार्जिनल कॉस्टिंग है वो बहुत आसान है। तो आपका, अगर हम अभी ये मान के चलते हैं कि 50 मार्क्स का पेपर है, तो 1 चैप्टर इज दिस 101%। ओके, बाय।